प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में करेंगे रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। कौन से वाले? जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स तो हमने कर लिए थे। न्यूमेरिकल्स तो इसके पिछले वाली वीडियो में कर लिए थे। जो ऑब्जेक्टिव आपके एवरेज सवाल जो सवाल है वो ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 1, इनमें कुछ आसान सवाल है, कुछ न्यूमेरिकल भी है। अगर आपको देखना तो पूरा वीडियो देख लीजिए, और आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। देखिए सवाल क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल। ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल क्या है? गोलीय दर्पणों से बने प्रतिबिंब बनने, गोलीय दर्पणों से बने, बुक साथ में, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने में केवल पराक्षीय किरणों पर विचार करते हैं, क्योंकि देखो एक होती है पराक्षीय किरणें। पराक्षीय किरणें वो होती है जैसे अपने पास ये दर्पण है और इसकी क्या है मुख्य अक्ष है। तो जो किरणें इस मुख्य अक्ष के पास में होती है उनको बोलते हैं पराअक्षीय किरणें। क्या बोलते हैं? पराअक्षीय, पैरा एक्सियल रेज। क्या बोलेंगे इनको? इनको बोलते हैं पैरा एक्सियल। इनको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज। क्या बोलते हैं? पैरा एक्सियल रेज या पैरा एक्सियल किरणें। और जो किरणें मुख्य अक्ष से दूर होती है, जो किरणें मुख्य अक्ष से दूर होती है उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। क्या बोलते हैं? या इससे पहले मिल जाती है, इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। क्या बोलते हैं इनको? मार्जिनल रेज या मार्जिनल किरणें। क्या बोले इनको? मार्जिनल रेज। तो इनका मतलब ये होता है जो पराक्षीय किरणें होती है वो बिंदुवत वस्तु का बिंदुवत ही प्रतिबिंब बनाती है, इसलिए अपने यूज करते हैं। अपने पास मैंने बोला था कि अपने सिलेबस में जितने भी दर्पण है, जितने भी लेंस है, उनका द्वारक बहुत छोटा। द्वारक इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको द्वारक बोलते हैं। तो बहुत छोटा है तो उन किरणें भी क्या मानते हैं? पराक्षीय किरणें मानते हैं। पराक्सियल रेज वहां पे आती है अपन मान लेते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही कौन सा होगा? ये बिंदु स्रोत का लगभग बिंदु प्रतिबिंबी बनाती है। आसान सवाल था, थ्योरी के ऊपर, थ्योरी का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है? एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा है, तो बिंब की प्रकृति एवं आवर्धन बताइए। तो जो दर्पण वो लिख दीजिए। इन्होंने बोला कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो आपको याद होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक, जब तक वो हवा में रखा हो। हाँ, माध्यम चेंज होगा तो बात है। तो एफ का मान कितना होगा? -20 सेंटीमीटर। ठीक है। और वास्तविक बिंब के लिए याद रखिए हमेशा वास्तविक बिंब के लिए यू का मान नेगेटिव होता है। और दर्पण में तो एक चीज और है, वास्तविक बिंब और प्रतिबिंब के लिए यू और वी दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। लेंस का कंसेप्ट उल्टा होता है। हाँ, बिंब दूरी वहां पे भी नेगेटिव रहेगी, लेकिन वहां पर प्रतिबिंब क्या प्लस में आ जाएगा, वी का मान प्लस में आ जाएगा। मैंने क्या बोला? वास्तविक बिंब के लिए सदैव सदैव हमेशा हमेशा बिंब दूरी ऋणात्मक रहेगी। किसके लिए? वास्तविक बिंब के लिए। तो यहाँ पे u का मान कितना आएगा? u का मान बोल रखा है -30। कितना बोला? -30। समझ आ गया ना कि दर्पण के सामने वाले कोई दर्पण है, दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी ये यहाँ ये 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी कैपिटल है, और इसके सामने कहीं से 30 सेंटीमीटर यहाँ पे एक बिंब रखा हुआ है। ये दूरी देखिए 30 सेंटीमीटर, यानी इस तरह से किसके आगे बीच में आ रही है? इसके उसके बीच में आ रही है सी और एस के बीच में, सी और एस के बीच में। ये हो गया इसका एस, हो गया सी। तो क्या निकालना अपने को? प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आवर्धन। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब वो प्रकृति कैसा है कि वो उल्टा है कि सीधा है या वास्तविक है। और आवर्धन कि बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो पहले निकाल दे प्रकृति। तो इसके लिए तो v का मान निकालना पड़ेगा। v मतलब अपने को प्रतिबिंब दूरी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं दर्पण सूत्र। किससे? दर्पण सूत्र। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो f का मान कितना आएगा? -20। यहाँ पे v का मान निकालना है, u का मान क्या आएगा? -30। तो ये बन गया देखिए 1/-20 बराबर 1/20 प्लस एंड माइनस -1/30। ये -1/30 इधर आगे क्या बचेगा? प्लस। तो इधर क्या बचेगा? 1/v। इधर क्या बचेगा? 1/v। उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 1/v बराबर ये बन गया प्लस, और यहाँ पे प्लस एंड माइनस, माइनस का 1/20। तो 20 और 30 का लघुत्तम आप जानते हो कितना होगा? 60। तो 30 दूनी 60, 20 किया 60, यानी 1/v बराबर कितना है? माइनस का 1/60। यहाँ से v का मान कितना मिला? -60 सेंटीमीटर। कैसे? v भी सेंटीमीटर में और फोकस भी कितना थी? सेंटीमीटर में। तो यह आप v किसमें मिलेगा? सेंटीमीटर। v का मान -60 आ रहा है,
इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बिंब की ओर इधर ही बन रहा है, बिंब की ओर ही बन रहा है, और बात सही भी है। ये क्या है, फोकस है, ये क्या वक्रता केंद्र। तो याद कीजिए किरण चित्र कि जब आपका बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा होता था तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनता था, यानी यहाँ आगे के प्रतिबिंब आपका बनेगा। अब यहाँ पे देखिए v u और v के मान दोनों क्या है, नेगेटिव। u का मान भी क्या है, नेगेटिव, v का मान भी क्या है, नेगेटिव। तो जब भी दर्पण के अंदर u और v के दोनों के मान ऋणात्मक हो या दोनों के मान, दोनों के चिन्ह समान हो, दोनों के चिन्ह समान हो, यहाँ भी क्या माइनस, यहाँ भी क्या माइनस, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या रहेगा, वास्तविक। या तो आप यहाँ से देख लीजिए या यहाँ से आप नहीं देखना चाहते हो तो आगे याद कीजिए m को। अगर m का मान नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और m का मान अगर धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होता है। तो अपन यह करते हैं, अपन m का मान निकालते हैं। तो याद होगा आपके लिए, ये तो आ गया v का मान, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात लिख देना आते हैं, अर्थात प्रतिबिंब बिंब की ओर ही बन रहा है। आगे लिखिए आवर्धन, क्या लिखोगे, आवर्धन। फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बटा यू। मैंने लिखाया था, ड्राइव भी करवा दिया होगा वो, m बराबर माइनस वी बाई यू। किसके लिए, दर्पण में आवर्धन निकालने का फॉर्मूला। देखिए इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ m बराबर माइनस v का मान कितना है, माइनस का 7, u का मान कितना है, u का मान माइनस का 30। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस, 30 में 60 के बाद ये कितना आएगा, 2, यानी m का मान आ रहा है माइनस का 2। कितना आ रहा है, माइनस का 2। m का मान यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो जब भी m यानी आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक है। ये तो इसकी प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। प्रकृति में तो आभासी है कि काल्पनिक या वास्तविक, तो वास्तविक है। और आवर्धन कितना है, आवर्धन का आपका मिल गया, आपका आवर्धन कितना, आवर्धन मिला m बराबर माइनस का 2। तो जिस भी ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेगा, वास्तविक और माइनस 2, ये होगा इसका आवर्धन। ठीक है, नोट कर लीजिए सवाल नंबर 2। आगे सवाल नंबर 3 पढ़ लीजिए। चलिए इसको मैं 18 में आते हैं। ओके, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 कैसा है, छोटी कलर देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 ये बोल रखा है कि अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान। देखो अवरक्त को ऐसा समझिए, इनको बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं, इंफ्रा यानी लाल रक्त, इंफ्रारेड। अवरक्त किरणें बोलते हैं, मतलब एक तरह से लाल है, इंफ्रारेड, रेड मतलब लाल। तो इनका जो अपवर्तनांक होता है वो लाल वर्ण की जो किरणें, यानी लाल रंग की जो प्रकाश किरणें उनके समान होता है, लाल रंग की किरणों के समान। ठीक है, अगला सवाल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो आपको बता रखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन शर्त है कि प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी बात, आपतित आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। तो थोड़ी सी, तो इसमें क्या होगा कि जो प्रकाश है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, जिस भी ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2 में, प्रकाश सघन माध्यम से प्रकाश से विरल। सघन और विरल को शुद्ध बोलते हैं, पूरा बोलते हैं प्रकाश से सघन, और विरल को बोलते हैं प्रकाश से विरल, पूरा नाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक बिंब अपसारी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखते हैं तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा अपसारी छोटा ही बनाता है। ठीक है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो निम्न से कौन सी बात सही है। तो देखिए इन्होंने बोला एक अपसारी लेंस है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा लेंस है, एक अपसारी लेंस है यानी अवतल लेंस है। ठीक है, और ये इसकी मुख्य अक्ष मान लेते हैं। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, बिंब को 20 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो आपको याद होगा ये किरणों ऐसे फैलाता रहा, तो ये कहाँ जाएगी, इसके फोकस से जाएगी, इसके फोकस से जाएगी। और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से। तो जो किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती थी वो बिना डाइलेट हुए, बिना विस्तृत हुए निकल जाती थी। तो यहाँ से इसका इमेज बनेगा, ये इसकी क्या आएगी, फोकस आएगी, इसका बनेगी मुख्य फोकस। ये क्या होगी, इसकी फोकस दूरी, और ये दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पे बिंब रखा हुआ, या फिर बिंब क्या है, कोई ए बी बिंब रखा हुआ है। तो क्या बात सही है इसमें, रूल बता रहे। तो प्रतिबिंब उल्टा है, तो प्रतिबिंब उल्टा तो नहीं है, सीधा है। प्रतिबिंब उल्टा नहीं है, सीधा है, काल्पनिक कैसा बनता है भाई, किरणें वास्तव में नहीं मिली, किरणों को पीछे बढ़ाने में मिली। तो प्रतिबिंब कैसा है, यहाँ पे आभासी है, सीधा है, तो हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो उल्टा तो नहीं है। क्या प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं हो सकता। ठीक है, आभासी है। प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर से अधिक होगी, नहीं 20 से कम होगी, 20 से कम होगी। तो फिर क्या सही है, तो फिर लेंस की फोकस दूरी 20 से कम है, बिल्कुल
लेंस की फोकस दूरी 20 से कम है, यहाँ तक 20, ये इसकी फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है, हो गया पांचवा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है +6D वाला एक उत्तल लेंस -4D, डी मतलब डायोप्टर शक्ति वाले एक अवतल लेंस के संपर्क में रखते हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम पर करती। क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, एक 6D शक्ति वाला, इसको मैं P1 बोल दिया, +6D, तो आपको याद होगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो क्या बोला है? +6D वाला एक उत्तल लेंस, दूसरा P2 का मान -4D, दोनों को एक साथ रखा तो संयोजन क्षमता कितनी होगी? P, यानी P इक्वलेंट क्या आएगा? P1 + P2, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा? 6, ये प्लस का और वो माइनस का, तो 6 + -, कितना आएगा? 2, यानी 2D। तो क्षमता क्या आ रही है? प्लस आ रही है, क्षमता क्या आ रही है? प्लस, यानी क्या बन रहा है? उत्तल लेंस बन गया। कौन सा लेंस है? तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति, तो प्रकृति तो क्या है? उत्तल, क्योंकि क्षमता क्या आ रही है? टोटल धनात्मक आ रही है, धनात्मक किसकी होती है? उत्तल की। अब यहाँ पे तो निकालने फोकस दूरी, तो आप जानते हो P = 1/f, तो यहाँ से F = 1/P, तो E और यहाँ पे E लगा दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पे? PFE = 1/P, कितना आ रहा है? 1/2, यानी 0.5 मीटर। आंसर कितना आएगा? मीटर है, तो डी डायोप्टर मात्रा किसमें? एसआई के अंदर, तो यहाँ भी मात्रा कितना आएगा? एसआई के अंदर मीटर ही आएगा। अब मीटर या तो 0.5 मीटर बोल लो, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा? ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने 100 से गुणा कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो कौन सा लेंस है? क्षमता यहाँ पे धनात्मक आ रही है, क्षमता यहाँ पे क्या है? धनात्मक, तो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस बना, संयोजन दोनों को जोड़ने पे फाइनली यानी जो रिजल्टेंट है परिणामी वो क्या बन रहा है? उत्तल लेंस। और फोकस दूरी कितनी है उसकी? फोकस दूरी उसकी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए आगे, तो उत्तल और 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रखा है, इसको यहाँ सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि एक संभाव्य प्रिज्म कांच में से, कांच का बना हुआ है, एक प्रकाश किरण इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण एवं निर्गत कोण बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4, ये 3/4 है, तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यानी प्रिज्म है तो प्रिज्म कैसा है? संभाव्य है, तो संभाव्य त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री, यानी प्रिज्म कोण ए का मान कितना हो गया? यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे ये क्या होता है? स्टैंडर्ड नोटेशन है प्रिज्म कोण, मानक कैसे ले? प्रिज्म कोण, या उसको अपन ने अपवर्तक कोण भी बोला है। ये तो हो गया 60 डिग्री, क्यों हो गया? तो संभाव्य त्रिभुज है, संभाव्य त्रिभुज है, सॉरी क्या बोल दिया? संभाव्य प्रिज्म है, और संभाव्य त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। फिर इसने आगे बोला कि आप किरण इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है। यानी यहाँ पे बोल रखा है कोण आई और कोण ई, ई होता है आपतन कोण, ई होता है इमर्जेंट एंगल यानी निर्गत कोण, दोनों बराबर है। और दोनों किसके बराबर है? आगे उन्होंने बोला कि प्रत्येक प्रिज्म कोण का 3/4 है, प्रत्येक प्रिज्म कोण का 3/4 ए, प्रिज्म कोण का 3/4, ए का 3/4 ये है। तो क्या बताइए आप? विचलन कोण का मान बताइए, इसका बताइए विचलन कोण। डेल का मान अपने को निकालना है, आपको याद होगा डेल बराबर क्या है? आई + ई - ए, ये फॉर्म में आपको ड्राइव करवाया था जब प्रिज्म पढ़ाया था। डेल बराबर आई + ई - ए, आई + ई - ए, ये फॉर्मूला है, अगर नहीं भी पढ़ा तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बोला है कि आई और ई दोनों बराबर, आई का मान भी कितना है? 3/4 ए, ई का मान भी कितना है? 3/4 ए, और आगे क्या चल रहा है? माइनस का ए, तो 3/4 ए + 3/4 कितना देगा? 2 × 3/4 ए माइनस का ए, 2 से 2 कितनी बार? 2 टाइम, तो क्या आएगा? 3/2 ए माइनस ए, टू यहाँ देगा एलसीएम, तो बन जाएगा 3a माइनस का 2a अपॉन 2, यानी कितना बन जाएगा? 3a - 2 यानी a/2, यानी यहाँ आपको मिल गया डेल का मान कितना मिला आपको? a/2, और a का मान कितना क्या है? 60 डिग्री, तो डेल बराबर 60/2, यानी कितना आएगा? विचलन कोण का मान आएगा 30 डिग्री, कितना आएगा? 30 डिग्री, विचलन कोण कितना? 30 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करना होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शी लेंस से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शी लेंस से बना प्रतिबिंब, तो याद है ये आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये वाला होता है अभिदर्शी लेंस, ये वाला होता है अभिनेत्र लेंस। ये क्या करता था? वस्तु का थोड़ा सा बड़ा करता था, तो वास्तविक
उल्टा और बड़ा। कैसा बनाता है? वास्तविक उल्टा और बड़ा। इसमें बनेगा वास्तविक और बड़ा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शी लेंस से बना प्रतिबिंब, ये होता है अभिदर्शी, ये होता है विनेत्र। इसमें थोड़ा सा बड़ा ये करेगा, थोड़ा सा बड़ा ये करेगा तो फाइनल बड़ा हो जाएगा। तो कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच हो रहा है वास्तविक और बड़ा, उल्टे की बात नहीं कर रहा। और वास्तविक उल्टा तो बनेगा, तो वास्तविक और बड़ा बनेगा, यानी आपका इसका आपका सही होगा द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए इसको मैं ऐसे रख कर दूं, हटा रहा हूँ, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे। ओके, हटा दे इसको। वास्तविक, उल्टा, बड़ा। चलिए आगे देखा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, 1.47 अपवर्तनांक के कांच के किसी उभयोतल लेंस उत्तल लेंस है को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो यह एक समतल शीट की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब यह है कि द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक है, बराबर है, कम है, ज्यादा देख लेते हैं। तो क्या बोला था? एक कांच का उभयतल लेंस है, आपको लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक देखा 1.47 और ये किसी द्रव में डुबोया गया, उस द्रव का अपवर्तनांक एनएल मान लेते हैं, एन मतलब अपवर्तनांक। तो ये एक समतल शीट की भांति व्यवहार करता है, एक समतल शीट की तरह व्यवहार करता है। यानी आप इधर देखिए, ये कोई लेंस है, मान लो कोई वक्र है, ये कोई दूसरा वक्र है, ये कोई तीसरा वक्र है, ये कोई चौथा वक्र है। मैं आपसे पूछूं, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है, इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है, इसकी वक्रता त्रिज्या R3 है, इसकी वक्रता त्रिज्या R4 है। तो बताइए R1, R2, R3, R4 में से कौन बड़ा? तो बड़ा कौन होगा? इसकी वक्रता इसका वक्रता के नजर दूर होगा, इसका मान बढ़ता जा रहा है, यानी इधर जाने पर ये बड़ा और ये बड़ा, ऐसे बड़ा है, R4 का मान बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो लेंस बना द्रव में डुबोने को, वो एक समतल शीट की तरह व्यवहार करेगा, एक तरह समतल शीट बन गया। तो इसकी वक्रता क्या बन जाएगी? अनंत। कैसे? कि अगर आप बहुत बड़े गोले का इतना सा हिस्सा काट लो तो आपको सरल रेखाएं नजर आएगी। ठीक है। तो समतल शीट की ऐसा बोल लीजिए, समतल दर्पण की भी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है। तो यहाँ पे वक्रता क्या बन जाएगी? अनंत। तो यहाँ पे एफ का मान कितना बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। क्यों समझ में आया? तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई और एफ बराबर क्या होता है? R/2। तो आर बहुत बड़ा, आर अनंत गया तो एफ भी क्या बन जाएगा? अनंत। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अनंत। अब हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है? 1/f बराबर N2/N1, जहाँ पे N2 क्या था? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, N1 था लेंस जिस माध्यम में रखा उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे लिखा Ng/NL -1 N2 में 1/R1 - 1/R2। अब देखिए लेंस चेंज नहीं हुआ, लेंस तो वही है, तो R1 R2 चेंज होगा नहीं, वो व्यवहार कर रहा है, तो उसकी फोकस दूरी क्या बन जाएगी? अनंत। 1/अनंत बराबर यहाँ पे Ng/NL -1 इंटू में क्या आ रहा है? 1/R1 - 1/R2। तो 1/अनंत कितना होता है? 0। रोज की बात करते हैं कि एक बहुत छोटी संख्या, अनंत बहुत बड़ी संख्या, इसका आंसर लगभग 0। ये आ गया 0 बराबर Ng/NL -1 इंटू में क्या आएगा? 1/R1 - 1/R2। अब मान लीजिए एक संख्या और एक संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है। तो गुणनफल 0 कब होता है? जब उनमें से कोई एक 0, या तो ये 0 है या फिर ये 0। अब ये 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर R1 R2 का कुछ तो मान होगा, R1 R2 का कुछ तो मान होगा, तो ये 0 हो नहीं सकता। यानी 1/R1 - 1/R2 0 नहीं हो सकता। तो फिर कौन 0 होगा? ये 0 है Ng/NL -1 बराबर 0। तो यहाँ से मैं बोल सकते हैं 1 इधर रहेगा तो Ng/NL बराबर 1। तो यहाँ से Ng बराबर NL, यानी उस जो द्रव का अपवर्तनांक है वो इसका जो लेंस है उस लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर है, 1.47 के बराबर ही होगा। तो कांच के अपवर्तनांक के बराबर मैंने आपको सिद्ध कर दिया। ये 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई त्रिज्या है, इसकी भी तो कुछ त्रिज्या होगी, R1 इधर और R2 इधर, ये प्लस में रहेगी,
मान लो बराबरी हो गया तो 2/r बन जाएगा, 2/r। अगर बराबर भी हो गई तो ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया mg बराबर ln, यानी जो क्या बन जाएगा, उस द्रव का जो अपवर्तनांक है लेंस के जो लेंस जिस कांच से बना उसके बराबर, यानी 1.47 के बराबर है। mg कितना है 1.47, तो 1.47 के बराबर। n मतलब यहाँ पे अपवर्तनांक, l फॉर यहाँ पे लिक्विड यानी द्रव। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसको रब कर दे, या आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तनांक कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का मान ए के बराबर, अपवर्तनांक कोण यानी अपवर्तनांक कोण ए के बराबर। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, तो देखिए एन पी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, डेल एम बाई टू अपॉन नीचे क्या था साइन ए बाई टू, यही फॉर्मूला था। यहाँ पे बोला डेल एम बराबर ए, तो मैं क्या करता हूँ इस डेल एम यहाँ पे क्या होता है न्यूनतम विचलन कोण, डेल एम की जगह भी ए लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा देखिए एन पी क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो एन पी बराबर क्या आएगा साइन ए डेल एम की जगह भी ए, सीधी बात इन्होंने बोल रखी है, अपॉन नीचे क्या आएगा साइन ए बाई टू, ए प्लस ए क्या बन जाएगा 2a, ए प्लस ए क्या बन जाएगा 2a, नीचे क्या है 2, तो ये बन जाएगा कितना साइन ए अपॉन साइन ए बाई टू, साइन ए अपॉन साइन ए बाई टू। अब आपको याद है क्या कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, तो यहाँ से अगर साइन ए का फॉर्मूला लिखना चाहे तो इधर देखो एंगल डबल है, इधर क्या हो रहा है आधा हो रहा है, तो साइन ए का फॉर्मूला आएगा 2 साइन ए बाई टू इंटू में कोस ए बाई टू। इस साइन ए की जगह लिख सकते हैं क्या एन पी बराबर क्या आएगा 2 साइन ए बाई टू इंटू कोस ए बाई टू अपॉन नीचे क्या आएगा साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू गया तो क्या बचा एन पी बराबर 2 इंटू कोस ए बाई टू आया, 2 इंटू कोस ए बाई टू आया। अब देखिए इसका मान क्या 2 इंटू ये 2 इंटू कोस, तो कोस का अधिकतम मान, कोस का अधिकतम मान कितना होता है, कोस का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है प्लस एक, कितनी होती है प्लस एक, ये तो पता होगा कोस का अधिकतम मान प्लस एक और कोस का न्यूनतम मान माइनस एक। तो इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है कि जब ये दो तो भाई दो तो आपके हाथ में है नहीं कि दो का आप चेंज कर दो, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कोस की कोस का मान आप चेंज कर सकते हो, तो कोस का मान चेंज करके आप ज्यादा अधिकतम कहाँ तक कर सकते हो एक तक, तो 2 इंटू 1 बन सकता है, ये तो क्या अधिकतम मान, ये तो क्या इसका अधिकतम मान। न्यूनतम मान कोस का कितना हो सकता है, कोस का न्यूनतम मान इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इसका जो न्यूनतम मान है वो -1 हो सकता है, लेकिन आपको पता होगा अपवर्तनांक कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, न्यूनतम कितना होता है 1, वो अपन किसका मानते हैं हवा का, किसका मानते हैं हवा का, इससे कम तो होता ही नहीं है, इससे ज्यादा ही होगा, तो इसका न्यूनतम मान 0 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, यानी 1 से तो ज्यादा और 2 से कम, 2 से तो देखो 2 से तो कम रहेगा, 2 से तो कम रहेगा लेकिन 1 से 2 से तो कम रहेगा लेकिन 1 से ज्यादा रहेगा, क्यों, एक तो किसका होता है हवा का होता है, हवा से ज्यादा होगा, हवा से तो ज्यादा होगा माध्यम तक है प्रिज्म है, तो 2 से कम रहेगा, मैक्सिमम कितना 2, 2 से ज्यादा नहीं, तो 2 या 2 और 2 के बीच में, 2 और 2 के बीच में, अब 2 से अधिक बिल्कुल नहीं, 1 से कम बिल्कुल नहीं, √2 और 1 के बीच नहीं, 2 से कम, तो यहाँ पे क्या आएगा √2 यानी √2 का मतलब 1.414 और 2 से अधिक, ये आपका ऑप्शन सी √2 और 2 से अधिक यानी ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आई वाली बात, नोट कर लीजिए, यहाँ पे कंसेप्ट था, यहाँ पे माइनस ले नहीं सकते जो अपवर्तनांक माइनस है, माइनस में होता ही नहीं है, न्यूनतम +1 जो किसका होता है हवा का है, निर्वात का मान के चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, ओके इसको यहाँ से रब कर दे, हटा दूं, अगला देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए 11, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो, हटा रहा यहाँ से,
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण अभिलंबत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान 0। कैसे? अभिलंबत आपतित हुई, ऐसे आई, अभिलंबत आपतित हुई, तो यहाँ पे आपको याद होगा आपतन कोण था आपतित किरण और अभिलंब के बीच बड़ा कोण। अभिलंब क्या होता है? सतह के लंबवत, यहाँ पे यही तो बन गया अभिलंब, यही बन गया आपतित किरण, तो यहाँ पे आपतन कोण का मान कितना हो गया? 0। तो आपको याद होगा परावर्तन के नियमों से आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ पे कोण आर का मान भी कितना होगा? 0। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20, तो अवतल जहां भी आए तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। कैसे होती है? तो आप पूरा वीडियो देखिए पहले के साइन कन्वेंशन, आपतित किरण के विपरीत, आप ढंग से पूरा देख लो तो आपको पता होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव। एफ का मान यहाँ पे क्या दे रखा है? -20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एक अवतल फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी यू का मान -20, ये क्या हो गई? फोकस दूरी, ये क्या हो गई? बिंब दूरी। तो याद कीजिए वो के जब अपन ने अवतल दर्पण के किरण चित्र बनाए थे, जब बिंब फोकस पे, मुख्य फोकस पे रखा हुआ था तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? अनंत से। देखिए ये भी -20, ये भी -20, या तो वहां से समझ लीजिए अगर आपके दिमाग में जो इसके रे डायग्राम है किरण चित्र स्थित है तो, या फॉर्मूले से देख लीजिए, वैसे तो कहाँ जाएगा? अनंत से। डायग्राम किरण चित्र याद आ रहा है कि जब बिंब मुख्य फोकस पर रखा था अवतल दर्पण के तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? अनंत पर, यानी होगी प्रतिबिंब दूरी अनंत पे। या तो डायग्राम से या फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? 1/s बराबर 1/b प्लस 1/u। तो यहाँ पे s का मान कितना है? 20, -20 बराबर 1/b प्लस u का मान कितना है? -20, तो क्या बन जाएगा? माइनस, ये प्लस और माइनस, -1/20 बराबर 1/20 प्लस एंड माइनस -1/20। आगे देखिए ये माइनस का 1/20 इधर हो गया प्लस 1/20 -1/20 बराबर 1/20। तो यहाँ से क्या बना? 1/20 प्लस 1/20 माइनस कैंसिल, तो बचा क्या? 1/v बराबर 0। तो यहाँ से v बराबर 1/0 और 1/0 क्या होता है? अनंत। तो v बराबर अनंत। फॉर्मूला से देख लिया, जैसे -1 लिखा, कहाँ पे जाके बनेगा? अनंत पे, उधर -1 एक ही बात है, प्लस अनंत, प्लस नहीं, इधर बनेगा, किधर? दर्पण के सामने बनेगा, v यानी अनंत पर बनेगा। रे डायग्राम से भी देख सकते हो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। चलिए आगे नोट करना, नोट कर लीजिए, कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए दिखाते हैं, रीजन उसका प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश जब तारों से हमारी आंख में प्रवेश करता है तो उसको विभिन्न वायुमंडल की परतों से गुजरना पड़ता है और वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तन अलग अलग होता है, जिसकी वजह से प्रकाश जो अपने आंखों में आ रहा है उसका वेग परिवर्तित होगा। सिंपल सा इसका आंसर है अपवर्तन के कारण। इसका आंसर आएगा पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तनांक का घटना या बढ़ना, ये ठीक है, अपवर्तनांक घटना या बढ़ना या अपवर्तन के कारण, ठीक है। 13 का डन क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14, किसी प्रिज्म से यदि पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर, किसी प्रिज्म से यदि पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर अपवर्तित होता है तो आपको पता होगा न्यूनतम विचलन के लिए कोण आई बराबर क्या होता है? कोण ई, यानी आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर R1 बराबर R2। इसमें यही जहां भी आ रहा है कि आपतन कोण का निर्गमन कोण बराबर 14 का ए, 14 का ए सही है, 14 का ए। ये बता रखा है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण आई कोण ई के बराबर होता है, R1 R2 बराबर होते हैं, ए बराबर R/2 आता है, इसको अगर अपन R मान ले तो, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, 14 हो गया। 15 देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अधिकतम दूरी, तो आपको बता रखा है स्वस्थ आदमी के लिए, स्वस्थ आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको अपन निकट बिंदु भी बोलते हैं, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है। और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी को अपन लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या निकट बिंदु, इसको बोलते हैं। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर निकट, अनंत दूर कितना होता है? अनंत। ऑप्शन पे
क्वेश्चन नंबर 16, एक साधारण खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है, तो लंबाई क्या होती है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, या तो एफ नॉट प्लस यूई बोल दीजिए। जब ये कब बनता है, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पर्श की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तो लंबाई ये होगी। और अगर आपका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो लंबाई होगी एफ नॉट प्लस एफ ई। उस टाइम यूई का मान एफ ई के बराबर हो जाता है। पढ़ के आप यहाँ करो तो आयोग में आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर जाएगा फोकस दूरी के योग के बराबर। यानी इसका मतलब यह है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। एफ होती है अभिदर्शक की फोकस दूरी, ऐसी होती है अभिनेत्र की फोकस दूरी, एफ नॉट प्लस एफ ई। क्लियर, फोकस दूरी के योग के बराबर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या रखा देखिए, वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो अवतल दर्पण। कौन सा इसमें, देखो इसमें लेंस है नहीं, लेंस भी है। देखो पहला उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण से आपको याद होगा हमेशा कैसा बनता था, छोटा, छोटा और आभासी, तो ये नहीं हो सकता। अवतल दर्पण सब कुछ बनाता था, छोटा भी बनाता था, बड़ा भी बनाता था, वाह, लेकिन वो आभासी और छोटा, आभासी सीधा और छोटा नहीं बनाता, सीधे वो सिर्फ 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 और सिर्फ क्या बनाता था, बड़ा। याद कीजिए अवतल दर्पण का वो केस जब बिंब को अपने उसके फोकस और उसके दोनों के मध्य रखा था, तो प्रतिबिंब इधर ही जाके बना था। तो ये कौन सा है इसमें, अवतल दर्पण। समतल हो नहीं सकता, समतल बराबर बनाता है। और अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस भी छोटा बनाता है, वो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आएगा अवतल दर्पण दबाव। क्वेश्चन 18, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बनता है, आभासी और उल्टा। ऐसा जाके बनता था, नीचे जाके याद आ रहा है, ए डबल डेट बी डबल डेट, पूरा डायग्राम जाके बनाऊंगा नहीं। कैसा बनता था, आभासी और उल्टा, आभासी व उल्टा, 18 का आपका ब, ठीक है, आभासी और उल्टा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक ये कर लेते हैं, नहीं क्वेश्चन 19 है ना, परावर्तक दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में प्रयोग किया गया था, तो अपन ने वहां पे क्या लगा दिया था, अवतल दर्पण, क्या लगा दिया था, अवतल दर्पण। फिर आगे आके समतल दर्पण, याद आ रहा है, फिर यहाँ पे आके एक अपने लेंस लगाया था, उत्तल लेंस, ये था। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, यानी परावर्तक दूरदर्शी में अपन अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल, ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी है तो आपको आसान हो जाती है। ऐसा मेरा जोर से मतलब भाग तो नहीं रहा हूँ ना, तो छोटे सा सवाल है उसी हिसाब से करना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये आपको सोल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या बोल रखा है, एक बार मैं मार्कर पेन करूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे बोला है, देख लीजिए कि एक खगोलीय दूरदर्शी की अभिदर्शक, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस की क्षमता देखिए, क्या देखिए, क्षमता। मैं लिख रहा हूँ पीओ, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, यानी यह आपको अभिदर्शक की क्षमता किधर रखी है, 5, और अभिनेत्र की क्षमता देखिए यहाँ पे पीई का मान रखा है 20 डी, डी डायोप्टर में देखिए, इसके 5 डायोप्टर और इसकी 20 डायोप्टर, तो बता रहा है कि इनसे प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता था तो आवर्धन का जो फॉर्मूला क्या था, एन बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ, ये था माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ही था, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ही। माइनस ये बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता था, उल्टा बनता था, इसलिए माइनस आ गया। तो माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ही, ये फॉर्मूला याद है कि जब दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता था तो आवर्धन का फॉर्मूला था एन बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ही। यहाँ से अपन पी नॉट से एफ नॉट निकाल सकते, देखिए आप जानते हो पी बराबर 1/f, तो एफ बराबर क्या आएगा, एफ बराबर 1/p, तो मैं अगर एफ नॉट लिखने का दूं 1/p नॉट, 1/p नॉट, और एफ की जगह क्या दूं 1/f, सॉरी 1/p, 1/p, तो रख दीजिए। या तो आप यहाँ पे पी नॉट और पी का मान रखिए, हल करके एफ नॉट एफ निकाल के अलग रख दीजिए, या सीधा यहाँ पे रख दीजिए एम बराबर एफ नॉट की जगह यहाँ माइनस लगा लीजिए, एफ नॉट की लिख दीजिए 1/p नॉट अपॉन एफ ई की जगह दीजिए 1/p, मान रखे तो यहाँ माइनस पी नॉट यानी 1/5 और यहाँ पे पीई यानी 1/20, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस में 1/5 इंटू 20/, उल्टा कर लिया, गुणा भाग है ना, आ गया उल्ट गया ना ऊपर आके, तो 500 का 20 यानी माइनस का 4, यानी आंसर आएगा +4।
वो तो माइनस माइनस तो ये बता रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वो माइनस है। कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब, 4 गुना बड़ा बन गया, जो वो मूल था उससे 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो इसका आवृत्ति कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। चलिए उत्तर लेंस की शक्ति, उत्तर लेंस की शक्ति तो आपको पता है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, तो शक्ति भी क्या बनेगी, धनात्मक। ये था क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अति लघुत्तरात्मक भी बता देगा, देख लो। अति लघुत्तरात्मक का पहला, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत, अभी बताया था कितनी होती है, अनंत। कैसे, उसकी वक्रता बहुत बड़ी होती है, उसकी फोकस दूरी कहाँ होगी, अनंत होगी। किस लेंस का आवरण सदैव, किस लेंस का आवरण सदैव 1 से कम, तो कौन सा है, अवतल लेंस है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण, तो अपवर्तन का कारण कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण उसमें उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन, यही है अपवर्तनांक का उतार चढ़ाव। क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में मरीचिका दिखाई देने का क्या कारण है, तो रीजन है मरीचिका। मरीचिका क्या होता है, आपको पढ़ा रखा पूरा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, समझ रहा नहीं हुआ, मरीचिका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है, एक आपतन कोण के, समान आपतन कोण के लिए, समान यानी आपतन कोण आई का मान तो समान, समान आपतन कोण के लिए 3 माध्यमों ए, बी तथा सी में अपवर्तन कोण क्रमशः 15 डिग्री, 25 डिग्री व 35 डिग्री, किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें वेग क्या होगा, कम। तो आप जानते हो, इसको मैं सोच रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, या आपने नोट कर लिया होगा, छोड़ा दें यहाँ से, नहीं क्या तो वही पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे, चलिए तो देखिए, आप जानते हो स्नेह के नियम से, क्या जानते हो कि n बराबर किसका, अति लघुत्तरात्मक का 5वां, n बराबर साइन आई बटा साइन आर। आपतन कोण सबके लिए सेम है, तो देखिए n1 क्या आएगा, n1 आएगा साइन आई अपॉन साइन r1। यहाँ पे r1 कितना है, r1 मान लेते हैं अपन, पहले को r1 मान लेते हैं, r1 यहाँ पे 15 डिग्री, r2 यहाँ पे कितना है, r2 है 25 डिग्री, और r3 यहाँ पे क्या देखा है, 35 डिग्री। तो देखिए n1 क्या आएगा, n1 आएगा साइन आई अपॉन साइन 15 डिग्री। n2 क्या आएगा, n2 आएगा साइन आई, भाई आई तो चेंज हो रहा है ना, समान आपतन कोण, आपतन कोण को चेंज नहीं कर रहे, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन कोण। क्या आएगा, साइन आई बटा साइन 25, फिर आ रहा है n3 लेते हैं, तीसरा माध्यम साइन आई बटा साइन 35। तो आपको याद होगा, साइन में जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे साइन का मान बढ़ता है। कैसे, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 0.0 बढ़ रहा है, साइन 90 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 1। कितना होगा साइन, कितना, 1 ही होता है ना, 1 ही होता है। तो क्या होगा कि इसका मान देखो, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, तो देखिए यहाँ पे इसका मान कम है तो ये कम है, यानी यहाँ पर ये बढ़ रहा है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे इसका मान कम है तो यहाँ पे n1, समझ आ रहा है, कम है, ये बढ़ा ये घटा, ये बढ़ा ये घटा, कैसे बढ़ रहा है, इस साइन में कोण बढ़ने पर, साइन में कोण बढ़ने पर कोण साइन का मान बढ़ता है। यहाँ पे मान कुछ कम था, मानो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 3, ऐसा मान लीजिए, यानी यहाँ पे मान बढ़ रहा है। तो क्या होगा, अगर ये बड़ा दिखा वो घटेगा, ये बड़ा दिखा घटेगा, यानी इनमें बड़ा कौन, इनमें बड़ा है n1 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3, यानी माध्यम 1 में कम होगा, ये होगा ना, क्या होगा कि किस में वेग न्यूनतम होगा, तो माध्यम 1 में वेग न्यूनतम होगा, माध्यम 1 में वेग न्यूनतम होगा। रीजन क्या है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो माध्यम 1 में वेग क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा, जिसमें अपवर्तनांक ज्यादा, यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें वेग क्या रहेगा, कम। क्वेश्चन नंबर 6, उस सिद्धांत का नाम लिखिए जिसके ऊपर प्रकाशिक तंतु कार्य करता है, तो मैं आपको पहले बता दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होता है, तो ये भी आपने अभी भी पढ़ लिया, थोड़ी भी पढ़ लिया कि आपतन कोण I, निर्गत कोण E के, यानी आपतन न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, एक अभिसारी लेंस, एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 1, एक अभिसारी लेंस, एक अपसारी लेंस। अभिसारी मतलब उत्तर लेंस, तो फोकस दूरी क्या बन जाएगी, धनात्मक बनेगी। एक साथ समाक्ष मतलब एक ही एक्स पर रखे हुए दोनों लेंस की फोकस दूरी समान है, तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, तो f1 का मान तो क्या रहेगा, प्लस है, f2 का मान क्या रहेगा, माइनस है। क्यों रहेगा, क्योंकि पहला अभिसारी लेंस है यानी उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। दूसरा कौन सा है, अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो f1 धनात्मक है और f2 क्या है, ऋणात्मक है। फिर बोला है तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, तो संयोजन की फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो 1/x इक्विवेलेंट। संयोजन की फोकस दूरी का फॉर्मूला अपने ड्राइव भी किया था, क्या आया था, 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पे रखा अपन ने 1/fe, 1/f1 में कितना f, ये समान दे रखे ना, ये मतलब मान समान है, किंतु किससे आ रहा है, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से, प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो क्या बन गया, 1/f बराबर 1 प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा, 1/fe बराबर 0। तो यहाँ पे आएगा fe बराबर 1/0, तो f क्या आएगा, 1/0 अनंत, यानी इनके संयोजन की जो फोकस दूरी क्या बन जाएगी, अनंत। कितनी बन जाएगी, अनंत। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देने का कारण है, तो प्रकाश का परिकिरण, क्योंकि सुबह और शाम के टाइम जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो दूर तक जा पाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रधनुष दिखाई देने का कारण। इंद्रधनुष क्या होता है कि जब भी प्रकाश के वर्षा के टाइम में जल की बूंदों में गिरती है, तो प्रकाश के विक्षेपण अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किसके कारण, विक्षेपण। जो आपकी प्रकाश, जो पानी की बूंद है वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, यानी आंतरिक प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, मायोपिया। क्या है, इसके संशोधन के लिए कैसा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो आपको साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, क्योंकि लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। लेंस की मोटाई बढ़ने से लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी, तो क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि आपको पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है, वो क्षमता बढ़ जाती है। तो इसके निवारण के लिए अपन कौन सा लेंस उपयोग में लेंगे, अवतल लेंस। वस्तु और आंख के बीच में एक अवतल लेंस, यानी चश्मा लगा जिसमें अवतल लेंस लगा होगा। छोड़िए, आपने कर रखी है इसी तरह से, ऐसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, छोटी का सवाल तो ऐसे बोलूंगा, समझ रहे हो, मेरे पास समझ आ रही है, क्योंकि मैंने लिखा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 12, परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो रेले का नियम याद है, परिकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती थी, आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही रेले का नियम था। प्रकाश के परिकीर्णन में मैंने आपको रेले का नियम पढ़ाया था कि आपतित प्रकाश की तीव्रता परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त करते हैं। तो कौन कैसा करते हैं, एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। याद है, ये वही केस है उत्तल लेंस का, वो केस जब उसमें बिंब उसके फोकस और उसके प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा हो, तो प्रतिबिंब कहाँ, इधर ही बनता था, बड़ा, आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 14, केवल देखकर आप एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर कैसे ज्ञात करोगे। कि मान लो तो आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रखी है, उसको क्या बोला, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। एक तो आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रखी हुई है और एक आपके पास दूरदर्शी रखी हुई है, तो आप दोनों को देख के ही कैसे बताओगे कि कौन सी तो सूक्ष्मदर्शी है और कौन सी दूरदर्शी है। तो आपको याद है कि सूक्ष्मदर्शी के अंदर अभिदर्शक छोटा होता था और अभिनेत्र बड़ा होता, लेकिन दूरदर्शी में उल्टा होता था, अभिनेत्र बड़ा होता था, अभिदर्शक
बड़ा होता था और अभिनय क्या होता था, छोटा होता था। ये रीजन है कि अपन की दूरदर्शी का अभिदर्शक बड़ा होता है, वह सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक छोटा होता है। यहाँ पे इसके तरह से बोल सकते हो। तो सिंपल सा सवाल था। बाकी और सारे सवाल देखो, बड़े वाले सवाल डेरिवेशन में पूरे हो जाते हैं, बड़े वाले सवाल तो में थ्योरी में पूरे आते हैं, वैसे हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट है। फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद देखते हैं कौन सा अगला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।